अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर के बतौर हल्फ ले लिया है और उनकी सियासत से दुनिया भर की जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुल्की सियासत में जो मुज़ाकरात का अमल है वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था उसमें एक कमी वाक़ई हुई है और कहा यही जा रहा है कि 9 मई के हवाले से जो हुकूमत इस बात पर कन्विंस नहीं हो पा रही कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उस पर आर्गूमेंट यही समझा जाता है कि अगर हुकूमत ये फील करती है कि कुछ केसेस सब जुडिस हैं, अदालतों में पहले से ही मौजूद हैं, तो उस पर एक और जुडिशल कमीशन बनाने का जवाज़ मौजूद नहीं है। अब इसको तहरीक इंसाफ कैसे रिसीव करेगी, ये एक बहुत बड़ा मसला भी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बात की कि इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचना PTI का एक वाहिद ऑब्जेक्टिव था और वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमसे बातचीत करने का जवाब बचा नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेशन यही थी कि जिस तरह से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे कुछ कंक्लूजन निकलती, लेकिन अब आकर दोनों तरफ से एक मिसट्रस्ट दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ इसको किस तरह से देखती है और साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई जिस पर बैरिस्टर गौहर ने वक्त मांगा जवाब जमा करवाने के लिए, उस पर भी क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन से ही इत्तेफाक नहीं करती और वो ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ एक बाइस्ड ऑपरेशन है ये सारा जो कि इलेक्शन कमीशन परसू कर रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास साहब, ये बताइएगा इलेक्शन कमीशन में जो केस है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक, अब उसमें रिपीटेडली PTI भी ये क्लेम करती रही है कि एक अनजस्ट रवैया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन आज की समाअत की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 30 अप्रैल 2024 से हम कह रहे हैं कि जवाब जमा करवा दिया जाए 5 दरख्वास्तों पे नोटिस पर, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अब भी मोहलत मांगी है इलेक्शन कमीशन से। तो फिर कहा तो ये जा रहा है कि डिले आपकी तरफ से है। नहीं, डिले तो हमारी तरफ से नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रवैया कुछ इस किस्म का है और बहुत सी जगहों पे इलेक्शन कमीशन की बहुत सी चीजें चैलेंज हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की नीयत पे और इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से ही एतराज़ात रहे हैं, खदशात रहे हैं। और आज आप देख लें कि आदिल बजई वाली जो जजमेंट आई है तफसीली, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इन्होंने हट के चीजें की हैं। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के सामने फिर जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चीजों को लेके चलते हैं। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो एक केस के हवाले से नहीं, बहुत से केसेस हैं ऐसे। बजई वाला केस ही ले लें, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली इसकी वो आई है, जजमेंट आई है, और उस पर आप देख लें इन्होंने क्या किया, उसके साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन दी है। आपको याद है पहले भी ये केस में वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जिस तरह से आपने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स तो ऑब्वियसली बहुत से केसेस में पाकिस्तान में चलते हैं, लेकिन ये 9 मई के हवाले से जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है मुज़ाकरात में, अब उस पर हुकूमत की तो वो संजीदगी अगर नहीं होती, और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर जो केस सब जुडिस है, जो अदालत में मौजूद है, उस पर जुडिशल कमीशन हम क्यों बनाएं, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो रही हैं, इसके अलावा मुकदमात चल रहे हैं। तो फिर PTI ये समझती है कि ये एक नुक्ता जो है इससे आगे बढ़ना PTI के लिए इम्पॉसिबल है या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो हमने वक्त दिया था वो मुकम्मल होने वाला है, और अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो आपसे कोई नेगोशिएशंस नहीं होगी और कोई डायलॉग नहीं होगा और कोई चौथी नशिस्त नहीं होगी। ये सारी बच्चों वाली बातें जो ये कर रहे हैं जी, पहले ऑलरेडी केस है, फलान है, टिमकान है। हम कौन सा को कह रहे हैं कि सिविल जज का कमीशन बना दो, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हाईएस्ट जुडिशरी जो है उसमें हाई पावर जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस पे होगा। उसके बाद किसी और जज या किसी और कोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है। और इसके अलावा जो मुज़ाकराती अमल है, अब इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि आपका मकसद था कि इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाएं, वो आप पहुंच गए हैं, इसके बाद हमसे आपने क्या बात करनी है? नहीं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं भाई, पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने वाली जो बात है उसको बिल्कुल उसको रद्द करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या ये समझते हैं ये वो रास्ता है जिसके थ्रू इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा जा सकता है। उनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ डायरेक्ट ऑफर आंदियां रही हैं, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जहाज आ गए, ਤੁਸੀਂ बीमार भी हो, ਤੁਹਾਡੇ ब्लड सेल्स भी ठीक हो गए,
तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को कोई ऑफर्स नहीं आती होंगी? मगर इमरान खान डील नहीं करना चाहता है। ये वो दरवाजे हैं जिनकी ये बातें कर रहे हैं, जो किसी वक्त पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खटका सकती है। तो उसके लिए हमें कोई इतना लंबा रूट लेने की जरूरत नहीं थी। हम तो सिर्फ इनका जो एक लफ्ज था ना कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहती, वो एक्सपोज हो गए। लोगों को फूल बना रहे थे कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब बात करें, तो ये हमने तो बड़े सिंपल से दो मुतालबात रखे हैं। देखें, एक मुतालबा तो अदालती उससे होना है, असीरों की रिहाई, वो तो इनके हाथ में है नहीं। हमने तो इनको ये कहा कि आप असरअंदाज ना हो उस प्रोसेस पे। जमानतों के लिए हमारे लोग जाते हैं, आपके तफ्तीशी अपनी मर्जी की तफ्तीशें लिख के लाते हैं, झूठी तफ्तीशें लिख के आते हैं। 6 जजेस ने खत लिखा, एटीसी कोर्ट्स के ऑलमोस्ट तमाम जजेस ने खत लिखा जहां हमारे केसेस हैं कि आप असरअंदाज होते हैं, तो कुर्सी असरअंदाज होना बंद कर दो। तो वो इनके हाथ में है नहीं। हमने सिर्फ वहां पे ये रिक्वेस्ट की। दूसरा जो इनके हाथ में एक ही चीज है वो ये है कि आपने एक लेटर के थ्रू एक जुडिशल कमीशन बना दें। वो आप बनाना नहीं चाहते। तो मुझे ये बताएं कि हम कौम का और अपना वक्त क्यों जाया करें? हमने तो सिर्फ आपका चेहरा दिखाना था, वो दुनिया ने देख लिया। हाँ, सीरियसनेस की बात जो हो रही है, सीरियसनेस ये होती है कि खान की सजा के बाद भी खान ने कहा मुज़ाकरात खत्म नहीं करने। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सीरियसनेस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डोंट डील। ठीक है जी, ये डील नहीं हो रही। अगर डील हो रही होती ना, फिर तो ये होता कि सजा ऐसे कर दो तो हम ऐसे कर दें। हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो ठीक है आने दो। लेकिन वकास साहब, ये परसेप्शन तो एक है ना कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्तों के तहत कोई चीज़ सेटल नहीं होती, तो इस मुज़ाकराती अमल में जो भी बातचीत होगी उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रऊफ हसन साहब ने खुद कहा कि असल मुज़ाकरात कोर्ट एंड कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, गवर्नमेंट तो मैसेंजर है। तो फिर सारा प्रोसेस अगर बैकडोर ही चलना है तो ये कैमराज के लिए जो एफर्ट की जा रही है, इसमें तो कोई मीनिंग ना हुआ। मैं रूफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मगर ऑब्वियसली एज अ पार्टी पॉलिसी जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स। नो अदर बयान रिगार्डिंग दिस पॉलिसी मैटर्स। जब मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ही हैं जो हो रहे हैं, खान साहब ने ये कहा, तो रूफ साहब या कोई और जो है उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो यही है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, बाकी चीजों को कोई और रंग देने। और दूसरी बात जो आपने एक बात की है कि फिर वो फुल नहीं होंगे अगर वो, इसका मतलब है हम जो बात कहते हैं कि 47 की हुकूमत है, इसकी क्या हैसियत और औकात है, वो तो आपने अपनी इस बात में बता दी ना। तो यही इनकी औकात है। यही हम कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग उन लोगों के साथ होता है जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं, जो इमरान खान की एक मुलाकात 7 दिन नहीं करवा सकते, जो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। इन्हां दे नाल मुज़ाकरात खें ते सुआ कर रहे हैं। हम अभी भी उसका दरवाजा, लेकिन हुकूमत भी यही कहती रही है, बंद नहीं कर रहे। हुकूमत भी यही कहती रही है ना कि आप दरअसल बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, तो इससे वो भी तो साबित हो रहा है। देखें, ये हुकूमत बिल्कुल गलत कहती है। हमने हुकूमत के सामने 2 चीजें रखी थी। हुकूमत ये बताया कि वो करने में इनको क्या तकलीफ, सिंपल एज दैट, ठीक, जो कि उनके हाथ की चीजें। वो बात के बाकी मामू चाचों के नाम तो ये बाद में लेंगे ना, पहले अपना तो बताएं कि आपके पल्ले क्या है। वकास साहब, ये बहुत बड़ा मसला है ना कि जो मल्टीपल माउथ पीस जब एक पार्टी के बनते हैं, जिस तरह आपने अभी कहा रऊफ साहब की बात जो है वो रेलिवेंट नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं पीटीआई के बहुत से रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट को एफिडेविट दे के हल्फनामे देकर एमएनएस बन रहे हैं। किसकी बात माने एक वोटर जिसने सारी पार्टी को एंडोर्स कर? पहली बात यह है, मैं बड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई पीटीआई वायद पार्टी नहीं है जिसमें ऐसे होता है। आप हल्फनामे की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, सुन ले, ख्वाजा आसिफ खुद कह रहा है, कोई बात कर रहा है। आपने मल्टीपल माउथ पीसेस की बात की ना, मुझे 1 बाय 1 उसका जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ कुछ कहता है, तारड़ कुछ कहता है, इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ कुछ कहता है। वो भी गवर्नमेंट पार्टी है। हमारी पार्टी में लोगों को आजादी राय है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो पार्टी की पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी है, जो कि चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल या मैं ही दे सकता हूँ खान साहब के बिहाफ पे, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको क्वेश्चन कर लें। जहां तक आपने एफिडेविट्स की बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमएनए जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक का मतलब है बीच में 24 तारीख भी गुजरी है, 26 का कताल भी गुजरा है, 4 तारीख भी गुजरी थी, बीच में लोगों के घर भी गिराए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पर्चे दिए गए हैं। अगर इन सारे इम्तिहानों पे उतर के कोई आज तक भी खड़ा है तो उनको ये कहना कि वो एफिडेविट दे के आए हैं, ये बड़ी काबिल मुसम्मत बात है। मैं अपने भाई को कहूंगा कि इमरान खान साहब के चाहने वालों पे और उनकी मोहब्बत पे शक करना जो है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात रह गई, आप पीटीआई वालों का बात जरूर करें, क्योंकि मेरे भाई जो है वो पीटीआई में नहीं है, तो इसलिए उनका सवाल मेरे से रेलिवेंट बनता नहीं है। अच्छा, आप हमारे लोगों को आप कोट कर सकते हैं।
ठीक। बाकी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो आ चुकी है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ये सिर्फ मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन अच्छा करने के हवाले से, मतलब जो लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो केसेस उठा रहे हैं, वो जनाब एफिडेविट दे के आए ने, ते जेडे 9 महीने दौड़ गए सन, जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ियां, जिन्होंने ट्वीटा कर छड़ियां, वो इमरान खान दे बड़े खैर खान है। डज इट मेक एनी सेंस? ये कॉमन सेंस है। कोई काम आम पंचायती बंदे ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ नहीं जा रहे, कारोबार जिन्हों ने बंद है, और वो खान को छड़ भी नहीं रहे, और खान का एजेंडा भी लेके चल रहे हैं, खान की लाइंस पे अमल भी कर, वो एफिडेविट वाले। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस है। चलें, इस पे यकीनन फवाद चौधरी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन नहीं देखें, वो भाई है हमारे, नहीं उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ये मीडिया का काम है, इधरों करो तो वो जवाब दे, वो मेरे भाई है, उनका बड़ा इस तरह ज्यादती हो जाएगी ना अगर उनका रिस्पांस नहीं आएगा, जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। नहीं तो मैं उन्होंने जात पे कोई गल नहीं की थी ना, वो तो बिल्कुल बड़ा एहतराम है। ये बताइएगा अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से मैं उनसे, मैं अपने भाई से यही गुजारिश करूंगा कि तुसी अपनी, ठीक है, मतलब है कि वो बंदे ਨੂੰ अपनी ਹੁੰਦੀ है, मगर तुसी लोगों दी कुर्बानी ਨੂੰ इस तरह डाउटफुल ना करो, भाई नहीं गल है, एक गुजारिश वाली गल है। ठीक है, अल-कादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला है, इस पे एक्सपेक्ट करती है तहरीक इंसाफ के सजाएं ख़त्म होंगी? क्योंकि अगर आपको निज़ाम से या जो सारा प्रोसेस जुडिशल है उससे भी एतराज़ है, तो आपको ये कैसे लगता है, कैसे एंटिसिपेशन है कि इस पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा? इरफान सदीकी साहब ने कहा ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हुकूमत में देखें, आपने एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू पुट दिस क्वेश्चन, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या इस सजा का कोई असर होगा अगले मामला पे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सजा के रिवर्स होने की कोई उम्मीद है पीटीआई को, या आपने ये कैलकुलेट कर लिया है? वो की हो गया जी, पहली पेशी, दूसरी पेशी ये तो उड़ जाएगी, तो पल्ले ही कुछ नहीं, सब्सटेंस ही नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है, इंसाफ का कत्ल है, फजूल बातें जो है ना वो मतलब लोग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसे होगा और वैसे होगा। बात सिंपल सी है, ये इंशाल्लाह हायर कोर्ट में चैलेंज होगी और 15-20 दिन के अंदर अंदर की बात है, की दुखी पेशी तो हो गई, ये पहले है कि ये स्टेटमेंट थे, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा आखिरी सवाल, शेख मुजीब के जो 6 नकात थे उसमें जो सबसे काबिल एतराज़ रहा उस वक्त वो यही था कि वो चाह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी और आज़ाद ताल्लुकात कायम कर सके। अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है कि वफाक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने में फ़ेल हो चुका है, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा अपना वफ्द भेज देगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, बात ऐसे नहीं है, बात यह है कि ये जो मैंने उनकी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनी, एक तो उन्होंने चंद महीने पहले दी थी, वैसे तो ये उनकी अपनी गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान बताए तो ज्यादा बेहतर है। आइडियली होना चाहिए ये, समझते हैं कि मैं पार्टी के हवाले से। देखें, बात यह है कि जिस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स बैठे उस सिक्योरिटी मुलाकात में जो यहाँ पे हुई, जिसका इतना वावेला हुआ हमारे हवाले से, तो बेसिकली तो वो सिक्योरिटी के हवाले से थी, तो वहां पे क्योंकि ये जो सूबा है इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर के साथ साथ है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों के फैमिलियल टाइज हैं, रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, कारोबार है, इफेक्टेड भी ये सबसे ज्यादा है। और कोई कबीले ऐसे हैं जो आधे कबीले यहाँ रहते हैं कौमों के और आधे वहां रहते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा का, और उसमें जब सारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप प्लस बाकी पार्टियों के और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे, अगर वहां कोई ऐसी ऑफर अली अमीन साहब ने की और उन्होंने कहा कि आप बात कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अच्छा, मुल्क तो सबका है ना, अगर कोई पंजाब वाला ये कर सकता है और मामला ठीक करा सकता है तो उसको कर लेना चाहिए। लेकिन सूबा फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं ना फ्रंट ऑन लीड कर सकता। सर, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵਾਰਲॉर्ड्स ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ सूबा, मतलब आप कह रहे हैं इंटेंशन हेल्प करना है, इंटेंशन हेल्प करना है, सुपरसीड नहीं करना, हेल्प करना है, केपी की हेल्प करना है। यस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक जो फंडिंग थी उसको काटना और बॉर्डर पे एक दीवार बनाना, इमिग्रेशंस को बंद करना और मुल्क से इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना जो इलीगली अमेरिका में क़याम पजीर हैं, और इसके साथ साथ बहुत से दूसरे इक़दाम
जिसमें जो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले लोग थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उनकी सज़ा ख़त्म करने की बात कर दी। क्या ये सब एक्सपेक्टेड था और इसके दुनिया भर की सियासत पे क्या असरात होंगे और अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरह तब्दील होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर तजिया निगार कामरान यूसुफ साहब शो का हिस्सा होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं और उनका एड्रेस भी यकीनन आपने सुना होगा। अब जो उनके आने के बाद एक रिपल्स इंटरनेशनल सिस्टम में क्रिएट होंगे, उसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, जैसे WHO की वो बात कर रहे हैं कि फ़ंडिंग कट कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उसके भी वो खिलाफ हैं। क्या लगता है आपको कि ये प्रेसिडेंसी इंटरेस्टिंग होने वाली है ग्लोबल ऑर्डर के लिए और किस तरह से ये चीज़ें आगे चलेंगी? जी बिल्कुल, ये ज़्यादा बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंसी होगी। ट्रंप की पिछली टर्म जो थी उसमें भी उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ किया था, यूनेस्को से विड्रॉ किया था, UNHCR से विड्रॉ किया था, ईरान न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया था, ट्रांस पैसिफिक जो है ट्रेड एक एग्रीमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे भी वो उन्होंने विड्रॉ किया था। तो इसी तरह इस बार अपनी इस प्रेसिडेंसी के लिए जो 47th प्रेसिडेंसी है US में, उसमें उन्होंने आते ही देखें WHO का ऐलान कर दिया विड्रॉल का। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कहा कि वो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे भी विड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल जो रिपल्स होंगे यूरो अटलांटिक अलायंस की, अगर हम बात करें यूरोप के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसके तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होएगा उसमें भी। उसके अलावा भी देखिए उनके आने से तकरीबन पहले ही या उसके साथ वहाँ पे एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हो गया। इसके बारे में तो मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ऑलरेडी कमेंट किया था कि ये तभी होगा जब ट्रंप आएंगे, क्योंकि वो नेतन्याहू इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। अब यूक्रेन का जो है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी पेशरफ्त होगी, लेकिन वहां पे अब जो पीस होगा यूक्रेन में, अगर वो होता है तो वो ज्यादा रशिया की टर्म्स पे होगा। और इसी तरह गाजा में और पैलेस्टाइन के हवाले से जो भी चीजें होंगी वो ज्यादातर इसराइल की टर्म्स पे ही होंगी। इस तरह पिछली प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड शुरू किए थे, जिसमें इसराइल के साथ वो अरब मुल्कों के और दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने का बगैर फलस्तीन का मसला हल किए। फिर बैतुल मुकद्दस को उन्होंने शिफ्ट करने का, जो कि एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसी चीज है जिसपे इंटरनेशनल कम्युनिटी मुत्तफिक थी कि नहीं होनी चाहिए, उन्होंने किया। तो बिल्कुल ये बहुत जौहर साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन अगर आपने कहा ना रशिया के टर्म्स पे यूक्रेन की सेटलमेंट अगर होती है या फिर चीन की तरफ से जो साउथ चाइना सी में जो सब कुछ हो रहा है, अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारे जो डिफरेंट महाज हैं, डिफरेंट फ्रंट्स हैं, इन पे उतना एंगेज ही नहीं करेंगे, तो फिर तो जो विजन था अमेरिका का एज अ यूनिपोलर सॉवरन पावर, वो तब्दील होता हुआ दिखाई देगा, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएगी दुनिया। क्योंकि अगर इंटरनेशनल इंगेजमेंट ही अमेरिका अपनी कम कर देगा तो ये तो फिर जो उनका तरीका कार फॉरेन पॉलिसी को परसू करने का रहा है पिछले 30-40 सालों में, वो भी तब्दील हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू? जी देखें, एक तो ये कि इसके बिल्कुल एक असर इसका ये हो सकता है कि बामरे मजबूरी जो है यूरोप और बाकी हर जगह पे मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाए दुनिया। क्योंकि जाहिर है जब अमेरिका आइसोलेशनिस्ट हो जाएगा, और यहाँ जिससे अमेरिका जो उनकी पॉलिसी है वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, और वो कहते हैं कि जिस तरह भी है हमने हर जगह अमेरिका की टर्म्स पे ही और अमेरिका के इंटरेस्ट की ही बात करनी है। तो जब कोई सुपर पावर, और वो भी दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर है, जब वो ऐसा करना शुरू कर देगी तो फिर दूसरे मुल्क जाहिर है नेचुरली अपना बचाव करने के लिए और अपने जो है मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो भी वो अलायंस वगैरह करेंगे। जिससे हमने देखा कि रशिया और चाइना देखें कितने ज्यादा इकट्ठा हुए हैं, इसी वजह से कि अमेरिका दोनों के खिलाफ उन्होंने जो की थी। तो बिल्कुल वो साथ भी होंगे। और उन्होंने देखा कि आपने नहीं देखा, इस पर ट्रंप पहले से मजबूत भी हैं ज्यादा, बिकॉज उनको पॉपुलर इस बार मेजोरिटी भी मिली है। फिर कांग्रेस में भी उनकी अक्सरियत है, सेनेट में भी, हाउस में भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, उसमें भी अक्सरियत है उन जजेस की जो बिल्कुल कंजर्वेटिव जजेस जो थे। कामरान, इस पर एक तो यही सवाल आपसे कि ग्लोबल ऑर्डर में जो तब्दीली ट्रंप के आने से होगी उस पर आपकी क्या राय है? और स्पेसिफिकली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जिन्होंने कैपिटल हिल पे अटैक किया था उनकी सज़ाएं ख़त्म कर देंगे वो पहले ही रोज़? क्योंकि अगर इस नौयत के ट्रायल चल रहे थे जिसमें आर्सन था, वायलेंस किया गया, उसको आके एक सदारती ऑर्डर के तहत ये कहा जाता है कि इससे ज़्यादा ज़्यादती आज तक किसी के साथ हुई नहीं अमेरिकी तारीख में जो इन लोगों के साथ हुई है। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखें, तवक्को तो बिल्कुल की जा रही थी कि वो 6 नवंबर को जो भी लोग मुलव्विस हैं, जिनको सज़ाएं दी गई हैं, उनकी शायद जो नॉन वायलेंट जिनके एक्ट हैं उनकी सज़ाएं शायद माफ़ कर दें। लेकिन
मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी ख़ुद जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो इस हवाले से माजी में एतराज़ कर चुके हैं कि जिन्होंने संगीन जुर्म किए हैं या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में वो मुलव्वस हैं, उनको शायद पार्डन नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं कि तमाम के तमाम लोगों को एक माफ़ कर दिया है। और क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रंप का जो 4 साल दौरा कैसा होगा, कितने वो रेडिकल होंगे। और उसमें पहले ही रोज़ उन्होंने कोई 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ आई थिंक उनको रियलिटी चेक भी है। यूक्रेन का जैसे आपने तस्करा किया, अगर आप देखें इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो ये कहते थे कि वो जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो विद इन 24 या 48 आवर्स में उसको हल कर लेंगे। और अभी तक जो वाइट हाउस है इसके हवाले से खामोश है। फिर जो एक और उनका वादा है, ज़ाहिर है कि अभी तो आज उनका बाकायदा पहला रोज़ होगा कि वो जो टैरिफ्स इम्पोज करने की बात करते हैं, चीन समेत अपने उनके हलीफ हों या उनके हरीफ हों, तमाम के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड इम्पोर्ट टैरिफ्स आयद करने की बात करते हैं। लेकिन जो पहले रोज़ उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए, अभी तक उसमें टैरिफ्स का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन स्टिल बहुत से ऐसे रेडिकल स्टेप्स, मसलन इमिग्रेशन उनका एक जो सबसे अहम जो सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने एमरजेंसी जो नाफिज की है मैक्सिको के साथ, उसका बॉर्डर है। जी। फिर बाकी जो इकदाम हैं, आई थिंक जहाँ तक ग्लोबल ऑर्डर का ताल्लुक है, जब पहली मरतबा वो सदर मुंतखब हुए थे तो एक अननोन क्वांटिटी थे, लोगों को पता नहीं था। इस दफ़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल तो ज़रूर है, बट गिवन ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं शायद प्रिपेयर्ड भी हैं और अकॉर्डिंगली उस तरीके से वो एक्ट भी करेंगे। तो जो ओवरऑल आई थिंक जो ट्रंप ने खुद कहा कि ये बहुत फन होने वाला है, वो इस तरह के सदर हैं। उन्होंने कह रहा कि टीवी पे आप देखेंगे कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी फन होने वाला है और इसकी इम्प्लिकेशंस तो होंगी अमेरिका की अपनी जो सियासत है उस पर और जो दुनिया की सियासत है उसके ऊपर भी। बिल्कुल जी, ये एंटरटेनर्स जब इस तरह के ओहदे संभालेंगे तो एंटरटेनमेंट ही ज़्यादा होती है उससे। इस पर जौहर साहब आप क्या समझते हैं, जो एक वॉल बनाने के हवाले से एक रिटोरिक थी डोनाल्ड ट्रंप की, अपनी पिछली टर्म में भी उन्होंने ये कहा था कि आते साथ इसको तामीर किया जाएगा। इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि साउदर्न बॉर्डर पे हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, मैस डिपोर्टेशन कर देंगे। ये सब सिर्फ स्लोगन्स हैं, नारे हैं, या हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि पिछले टर्म में तो रिफ्लेक्ट नहीं किया ये सब कुछ उन्होंने, सिर्फ 5 से 10% काम मुकम्मल हुआ उस दीवार पे, जिसकी बेसिस पे काफ़ी वोट उन्होंने अट्रैक्ट किया अमेरिकन से। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इमिग्रेशन पे और आते ही बिल्कुल जिस तरह कामरान ने भी कहा, उन्होंने जो इतने ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने कहा था पहले दिन ही 100 करेंगे, वो 100 पूरे हो जाएंगे कुछ और घंटों में जिस तरह वो कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे इमिग्रेशन पे थे। अब वो जो नेशनल इमरजेंसी उन्होंने वहां पे नाफिज की है, वो इसलिए की है ताकि जो यूएस डिफेंस फोर्सेस हैं उसके पर्सनल वो वहां पे जो है स्टेशन कर सकें। लेकिन इस टाइम उन्होंने बहुत सारे और उसमें इमिग्रेशन के मामला में ऑलरेडी किए हैं। पहले मरहले में जिन लोगों पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर रिपोर्ट किया जाएगा। तो इमिग्रेशन पे समझता हूँ कि वो बहुत सारे एक्शंस बिल्कुल करेंगे, लाखों लोगों को डिपोर्ट भी करेंगे, हजारों और मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स को वो गिरफ्तार भी होंगे बिल्कुल। और वो बॉर्डर पे आप देखेंगे कि बिल्कुल अगर दीवार जो है वो भी किसी हद तक बनेगी, लेकिन दीवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जो पुलिसिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फिर साथ ही साथ वो बहुत सारी चीजें भी ऐसी खत्म कर देंगे जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में सेटल होने में आसान। तो इमिग्रेशन में तो आप देखेंगे कि वाकई एक सी चेंज जिसको कहते हैं वो अमेरिका में आ जाएगा। जौहर साहब, ये इस पे ये जो राइट विंग टिल्ट है अमेरिका का, ये नॉर्मल होगा इस सब के बाद, जिसको हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं अमेरिका को। इमिग्रेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा रही है वहाँ पे, इकॉनमी की बड़ी तारीफ़ किया करते थे लोग, लेकिन अब अगर वो इंक्लूसिव स्टेट ही नहीं रहती तो इसके बाद आपको लगता है ग्लोबली भी इसके असरात होंगे? जिस तरह ब्रिटेन में हो रहा है लेबर पार्टी के अगेंस्ट सुएला ब्रेवरमैन की तरह के लोग या नाइजल फराज की तरह के लोग जो बैश करते हैं इन पार्टीज़ को कि इन्होंने इमिग्रेंट्स को यहाँ जगह दी, उनको डिपोर्ट करना चाहिए, उनको कॉलोनीज़ में भेज देना चाहिए। आपको लगता है ये राइट विंग टिल्ट जो है अमेरिका का, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की रेजिम में जो लोग हैं, रामास्वामी हैं या इलॉन मस्क हिमसेल्फ हैं, इससे एक कंजर्वेटिव चेहरा उभर कर आएगा लिबरल डेमोक्रेसीज़ का? और जो हम देख रहे थे कि लिबरल ऑर्डर है ग्लोबली, उसका भी कोलैप्स है, उसका आगाज़ है ये? देखिए, एक तो ये पॉपुलिज्म का शख्स आना है वो नजर आया, और अमेरिका में भी उन्होंने बिल्कुल जो पॉपुलिज्म की एक वेव थी उसको कैप्चर किया और अपने हक में इस्तेमाल किया। अब ये राइट विंग जो है अमेरिका में वो काफी अरसे से मजबूत हो रहा था, पॉपुलर हो रहा था। उसकी एक वजह ये भी थी कि एक वोकिज्म जिसको वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत ज्यादा, और अमेरिका में जो LGBT का कल्चर है
और बहुत ज्यादा ये DEI जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन, और वो जो है ब्लैक लाइव्स मूवमेंट हुई थी और वो सारा, तो उससे जो वहाँ के वाइट्स थे वही फील करते थे कि वो तो मैसूर होके रह गए हैं। और ये जो है ना, मिसाल के तौर पे आपको पता है बाइडेन के दौर में जो एक वो जेंडर की 55 कैटेगरी थी, ट्रंप ने आते ही कह दिया कि अब सिर्फ मेल और फीमेल को तस्लीम किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन भी था डोनाल्ड ट्रंप का, जब उन्होंने कहा कि कैमला इज फॉर दे देम, आई एम फॉर यू, तो वही काम किया लगता है। आपको पता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट इतना पॉपुलर हुआ कि उसका अभी भी वो कहते हैं कि उससे तकरीबन 2 से 3% जो है ना इलेक्ट्रेट ने अपना माइंड चेंज किया, जो वही फर्क है जिससे ट्रंप जीते हैं, इत्तेफाक की बात है। बट ये चीज है कि देखें, अब ये अमेरिका से पहले भी राइट ऑफ सेंटर गया है, ड्रेगन के दौर में हुआ, बुश के दौर में हुआ, उससे पहले भी जो निक्सन के दौर में, लेकिन इस बात वो राइट ऑफ सेंटर नहीं है, ये थोड़ा सा फार राइट की तरफ है इस वक्त जो ट्रेंड है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कामरान, डोज जो बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोनाल्ड ट्रंप ने, इलॉन मस्क उसको हेड करेंगे गालिबन और एक टीम होगी उनकी। इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि शायद इस सारी रजीम का जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं, इसका जो सेंट्रल फेस होगा वो वही होंगे और उनकी जो पावर है वो लिमिटलेस है। तनकीद की उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के ऊपर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि डायरेक्टली लिंक है इसका इलॉन मस्क के क्रिटिक से, और फिर उनका जो एक्स प्लेटफॉर्म का होल्ड है उसने इलेक्शन में जो डिफरेंस क्रिएट किया है, कन्वेंशनल मीडिया को भी बीट कर दिया। इलॉन मस्क का रोल कैसा देख रहे हैं इस सारे सेटअप में जो कि अभी आया है अमेरिका में? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट ये ओहदा संभालने से पहले, यानी कि हल्फ लेने से पहले, जो ट्रंप की जितनी भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ अहम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई हैं, और अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि इलॉन मस्क बाकायदा तौर पर उन टेलीफोन कॉल्स में मौजूद रहे हैं। तो ना सिर्फ जो इंटरनल उनकी पॉलिसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात हो, जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से भी इलॉन मस्क का जो बहुत बड़ा किरदार है। और आपको पता है कि टिकटॉक के हवाले से भी वहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके हवाले से भी ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसमें अमेरिकन शेयर हो, यानी कि 50% शेयर जो है टिकटॉक के वो कोई अमेरिकन खरीद ले। और ये बाज़गश्त भी है कि शायद इलॉन मस्क इंटरेस्टेड है इसमें। तो डेफिनेटली इलॉन मस्क का एक बड़ा कलीदी किरदार ड्यूरिंग इवन इलेक्शन कैंपेन, और अब जब गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर इक़्तिदार में ट्रंप आ गए हैं तो बहुत अहम रोल होगा। आपने जिक्र भी किया जर्मनी का नाज़ी पार्टी का, तो कल तो लोग इस पर भी एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि एक तकरीब में इलॉन मस्क ने जिस तरीके से सलूट किया उन्होंने, तो लोग उसको तशबीह दे रहे हैं कि शायद उन्होंने डिलिबरेटली किया है, नाज़ी वो सलूट है। ज़ाहिर है कि उसकी उन्होंने कोई वजाहत तो नहीं की। तो क्लियरली यहाँ पर जो जिक्र भी किया था कि दुनिया में एक वेव है कि फार राइट जो लीडर्स हैं पॉपुलर किस्म के, वो उभर कर सामने आ रहे हैं। और उसके अंदर एक तड़का एक और भी है, मजहब का भी है। ये पहले भी ट्रंप कह चुके हैं, कल भी उन्होंने ये कहा कि जब एक कातलाना हमले में वो बाल बाल बच गए तो तब उनको एहसास हुआ कि उनको लगता है कि खुदा की तरफ से ये जिंदगी उनकी बचाई गई है, इलेक्शन रैली में दोबारा से बनाना है। तो ये बड़ा एक डेंजरस कॉम्बो है कि अगर आपको ये हो कि आपको एक डिवाइन कहीं से इंस्ट्रक्शन है और फिर आप इस तरह के रेडिकल हो, तो ये आई थिंक दुनिया के लिए तो खतरनाक है ही है। ये अमेरिका के लिए भी कोई इतनी आई थिंक इजी गोइंग नहीं होंगे ये 4 साल। कामरान, इलॉन मस्क का जो जाती उनका एक कहना चाहिए जो पॉलिटिकल विजन है, इस पे जो ब्रिटेन में हमने देखा कि वहाँ पर जो ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से उन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। हालांकि होम ऑफिस का अपना रिकॉर्ड ये बता रहा है कि नंबर 1 पे जो ऑफेंडर्स थे जिन्होंने 70% ऑफ द क्राइम किया है, देवर वाइट मेल्स। तो उसके बाद से एक भौचाल रहा और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने उसको फिर उसको रिस्पॉन्स भी दिया कि ऐसा नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है। तो इलॉन मस्क का जो अपना विजन है, आपको लगता है ये भी इंक्लूसिव नहीं है बहुत सी कम्युनिटीज़ को लेके, मुस्लिम कम्युनिटी को लेके? आई थिंक बिल्कुल। और ये डिबेट तब ज़्यादा उभरी, एक तो आपने जिक्र किया कि ये जो ग्रूमिंग गैंग वाला, उसमें क्लियरली उन्होंने जो एशियन कम्युनिटी है उनको टारगेट किया। और फिर एक इंडियन जो कोई पॉलिटिशियन थी, उन्होंने तस्हीह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप पूरे एशियन को जिम्मेदार करार ना दें, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुलविस हैं। तो उन्होंने फिर जो इलॉन मस्क हैं, उन्होंने कहा कि ट्रू, उसको इंडोर्स किया, जिससे ये जाहिर होता है कि अगेन जो उनका विजन है वो वही है जो आई थिंक हमारे यहाँ एक ओवरऑल
पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि आप एक एब्सोल्यूट पोजीशन लेते हैं और उसमें फिर आपकी ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि इलॉन मस्क बिलियनियर है, पैसा बहुत कमा लिया है, तो अपने इस नए रोल को आई थिंक वो इंजॉय कर रहे हैं और जितना उनका आई थिंक इन्फ्लुएंस है तो आई थिंक ही विल बी बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस होगा मुझे लगता है कि ट्रंप की जो भी पॉलिसीज होंगी। सही। इस पे जौहर साहब, इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की अगर बात करें तो जब भी अफ़गानिस्तान में कोई तब्दीली आई, बेशक हम उसको कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देख लें जब सेंटो साइन हुआ था बगदाद पैक्ट, और उसके बाद में अफ़गान जंग की बात कर लें, वॉर ऑन टेरर की बात कर लें, तो पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट बनकर आती थी अमेरिका के लिए। अब आकर आपको लगता है कि अफ़गान पॉलिसी से डिफरेंस जो अमेरिका का है उसी का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जो बाइडन ने एक कॉल नहीं की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारा नाम नहीं था, अब आकर बैलिस्टिक मिसाइल्स पे सैंक्शंस भी लग गई। यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी? देखिए, एक तो पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात रहे हैं और हमने देखा कि उसमें बहुत सारे विसिस्टिट्यूड्स आते रहे हैं जो है पिछले दहाइयों में, और ऐसे दौर रहे हैं जब बहुत दोनों मुल्क लगता था क्लोज हो गए हैं, और ऐसे दौर भी रहे कि जब आपस में सदमहरी थोड़ी हो जाती थी, और सैंक्शंस तो खैर पाकिस्तान पे वक्तन फवक्तन लगी, अभी भी लगी। बाइडन ने जाते जाते कुछ ऐसी सैंक्शंस लगा दी हैं कि मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, मिसाइल रिलेटेड जो सैंक्शंस हैं, जो कि थोड़ी सी टोन सेट एक किस्म का करने की कोशिश की है उन्होंने ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए भी। और वो सैंक्शंस थोड़ी अजीब थी इसलिए कि पहली बार इस तरह हुआ कि अमेरिका ने ये कहा कि जी ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ये यूएस सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है, पहले इस तरह नहीं हुआ। तो वो तो एक एंगल है। फिर पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस जो है वो ट्रांजैक्शनल भी रहे हैं, जिस तरह आपने कहा जब अफगानिस्तान का मसला होता था तो उनको हमारी जरूरत होती थी तो एकदम इमदाद भी आ जाती थी, और फिर एक बहुत सपोर्ट भी और सारा कुछ। ज़िया-उल-हक के टाइम पे भी हमने देखा, मुशर्रफ के टाइम पे भी, अयूब के टाइम पे हमने देखा कि उस वक्त कोल्ड वॉर की वजह से उनको सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी हमायत चाहिए थी, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा एक मेहरबानी थी। तो वो ट्रांजैक्शनल नेचर तो रही है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो सी है बिल्कुल अफगानिस्तान के बाद वो कम हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंस कम हुई है, रेलेवेंस कम नहीं हुई पाकिस्तान की। जो सब रेलेवेंस तो कम नहीं हुई, लेकिन क्या इतनी ज्यादा हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि अडयाला जेल से लोगों को भी निकाल लें वो उनकी जो मर्जी के? कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अभी ट्रंप के तो रेडार पे बिल्कुल नहीं था। अच्छा। अब देखें महीने में जब उन्होंने दुनिया के बहुत से लीडरों से मुलाकातें की, फोन पे बिल मुशाफा भी, और बहुत सारी जिक्र भी किया बहुत सारे मुल्कों को, उसमें पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं था। तो एक तो ये है कि ट्रंप के रेडार पे पाकिस्तान अभी नहीं है, पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं, वो जिस तरह कोई फलस्तीनियन इशू है या यूक्रेन है या रशिया, सारे उस तरह के उसमें तो नहीं आता। लेकिन वो रेलेवेंस के जो है, रेलेवेंस तो है लेकिन इंपॉर्टेंस जिस तरह मैंने कहा उस तरह की नहीं है। जो अच्छा भी है एक हिसाब से, बिकॉज जब वो उनकी जो ट्रंप के लिए जिसकी भी इंपॉर्टेंस होती है उसमें कई बार नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी हो जाती है। पाकिस्तान का कई बार अच्छा ये जिक्र नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस जरूर होंगे। मैं ये समझता हूँ एक चैलेंज पहला होगा कि उनका एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है। तो पाकिस्तान का क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो अमेरिका ही है, हमारा सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस भी अमेरिका के साथ ही है, तो उस पर प्रेशर आ सकता है बिकॉज वो टैरिफ सारे मुल्कों अभी उन्होंने किए तो नहीं। कामरान, आपकी तरफ आऊँगा। ये जौहर साहब भी जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ जो अमेरिका का टिल्ट है रिसेंटली, क्या आपको लगता है कि वो मेनली इसीलिए है कि खित्ते में चाइना को कंटेन करने के लिए अब हिंदुस्तान के करीब जा रहा है अमेरिका, और उसमें आप देख लीजिए कि चाहे न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल बाज़ारों में बिक रहा हो वहाँ पे, तब भी कोई एक्शन नहीं होगा। ईरान से तेल ले लें तब भी कोई एक्शन नहीं होगा, और रूस से भी आप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम टापी गैस पाइपलाइन का कुछ नहीं कर सके अब तक। इसके साथ साथ ये कि डिफरेंट जो फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन है पाकिस्तान के, उस पर भी अमेरिका को एतराज़ होता है। तो ये सब स्ट्रिक्टली पाकिस्तान सेंट्रिक सैंक्शंस थी, या इसीलिए कि अब चूंकि टिल्ट बढ़ गया अमेरिका का हिंदुस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान को इग्नोर करने के लिए सैंक्शन कर देना चाहिए? और इसमें एक और आप एलिमेंट भी ऐड कर दें कि जो भारत की अभी जो नई पॉलिसी है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करते हैं, और अमेरिका के अंदर भी उन्होंने एक फेल्ड अटेम्प्ट की एक सिख लीडर को मारने की, तो उस पर भी अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल तो आया, लेकिन उस तरीके का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। क्लियरली आई थिंक वहाँ जहाँ बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, आई थिंक एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ट्रंप के अंदर, बट जब इंडिया की बात करें आई थिंक देयर इज़ अ बाई पार्टिजन कंसेंसस, और उसकी वजह ऑफ कोर्स चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर है। और इवन अगर आप टीम भी देखें इस वक्त ट्रंप की, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो तो बहुत क्लियर उनकी पॉलिसी है, वो भारत के साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो टाइज हैं उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर उन्होंने एक बिल भी मूव किया था जिसमें उन्होंने
एक फर्दर जो डिफेंस टाइज हैं भारत के साथ स्ट्रेंथन करने की बात की थी और इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ फर्दर स्टेप्स की भी बात की थी। तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि ट्रंप हो या बाइडन हो, अमेरिका और जो भारत हैं उनके ताल्लुकात में तो आपको एक क्लियरली एक बेहतरी नजर आएगी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लेकिन कामरान लेकिन एक और नुआंस भी इसका ये है ना कि डोमेस्टिकली बहुत से लोग ये फील करते हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, वो ये फील करते हैं कि सबसे बड़ी कम्युनिटी जो हमारी नौकरियां ले गई वो है इंडियन कम्युनिटी। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे और फॉरेन पॉलिसी को कैसे मैनेज करेंगे? रेकनसाइल तो नहीं करते ये दोनों चीजें आपस में? आई थिंक ये एक इशू रहेगा। आई थिंक जब ट्रंप पहली दफ़ा भी सदर मुंतखब हुए थे, एक तो जो वहाँ पर वीज़ाज़ के इश्यूज बहुत ज़्यादा आए थे जो इंडियंस को, और ट्रेड के हवाले से उनका बड़ा हार्डन स्टांस था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं भारत और अमेरिका के दरमियान अगर ताल्लुकात की बात करें। बट ओवरऑल जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को कंटेन करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर उनके डिफरेंसेस होंगे भी तो उस नौयत के नहीं होंगे कि जिस तरह ताल्लुकात बिल्कुल वो अनरेवल कर जाएं। और रही बात आई थिंक पाकिस्तान की, हम बहुत ज्यादा जिक्र तो करते हैं, नॉट टू ऑफेंड एनी अफ्रीकन कंट्री। मुझे लगता है कि आज के अमेरिका में पाकिस्तान की शायद उतनी ही वैल्यू है जितनी आज अगर हम दफ्तर खारजा में कोई अफ्रीकन किसी कंट्री का जो डेस्क होगा उस पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे होंगे। तो आज अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान की भी उतनी ही वैल्यू है। और मेरे ख्याल में जॉर्ज साहब की एक बात से मैं अग्री करूंगा कि ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि माजी में जब जब पाकिस्तान का कैपिटल हिल में, व्हाइट हाउस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट में जिक्र आया, वो कोई पॉजिटिव जिक्र नहीं आया। तो आई थिंक जिक्र ना होना हमारे लिए मुझे लगता है कि बेहतर है। तो बॉटम लाइन यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की नजरों से ओझल ही रहें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।